ठीक है मैडम, ओके। तो मैं डाउट के लिए पूछ रहा था, ओके। सर एडमिट नहीं हो तो कोई सकता। डाउट है किसी का डीपीपी में, कोई भी क्वेश्चन? हाँ, समवन इज सेइंग सर समथिंग। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे पूछा बोलिए था। क्या कह रहे हैं। ओके, और डीपीपी से रिलेटेड कोई ये डाउट सर किसी का, डीपीपी का ही कुछ भी? क्वेश्चन था फेडरलिज्म का, कि 73rd ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है, ठीक है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट से, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट फिर अपना एसेंट देते हैं और फिर वो एक्ट बनता है। तो वो 1992 का बिल है और एक्ट बनता है, इम्प्लीमेंट होता है 1993 में। ओके यही था, सर। इसीलिए मैंने दोनों टर्म लिख दिए। आपके एग्जाम में हालांकि मोर और लेस 1992 ही पूछा जाएगा, बट इन केस अगर 1993 भी आ जाता है एक्ट और उसमें लिखा है क्लियरली, तो आप 1993 के लिए जाएंगे। सर हाँ, सर वो जर्मनी के लोगों ने प्रूशिया के किंग को अपना किंग क्यों माना? जर्मनी के लोगों ने, सर जर्मन, प्रूशिया के किंग हाँ को। हाँ, जर्मनी तो भी बना नहीं है ना। जर्मनी के जो कन्फेडरेशन के बारे में बात कर रहे हो ना, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग जब यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये इस बात को समझाऊंगा। ठीक है, उदय, उदय नाम है ना यस आपका? ओके सर। यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? सर ओके, पेज नंबर 14 पे सर फिगर है द मैसेकर एट चियोस वाले सर। पेज नंबर सर 14 पे फिगर आपको समझना है। ओके, यस सर। फिगर में क्या है? ओके, चियोस यूगिन डेलाक्रोइक्स का है ना, 1824, यही पूछ रहे यस हैं? सर। चलो यस हम सर। लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार रिकैप करेंगे, रिकैप करने के बाद फिगर वाला पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है। ठीक है आर्यन? यस सर। हाँ, मुझे आप याद दिलाना। चलिए, अ, जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? क्लास 10th में जो नए हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। ओके, 4-5 बच्चे यस कह रहे हैं, बाकी बच्चे यस सर। सब, जो भी पे पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या वॉट एवर सोशल साइंस में, वो सब समझ में आ रहा है? यस सर। इजी यस लग रहा सर। है आपको पहले से सोशल? यस सर, बहुत इजी लग रहा है सर। यस सर। ओके, तो और स्टूडेंट फ्रॉम यमुना विहार, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे सोशल में? नो नो सर। सर। नो सर। सर एवरीथिंग इज क्लियर। सर हाँ, सर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? जो क्वेश्चन आपने आपको बुक में दिए सर, जो बुक में आपने दिए मैं कि वही सही है, उसको ही कर ले बस। मॉड्यूल वाला जो क्वेश्चन आंसर है ना, मॉड्यूल में देखोगे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, उसी सही है में से सर। करो। अगर उसमें डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। सर मेरे को इतने काफी है सर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल काफ़ी हैं। अब देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या अप्रोच किया कि मैंने आप लोगों को पूरा कंटेंट ही समझा दिया। ओके, अब कंटेंट समझा दिया तो उस पे क्वेश्चन कोई सा भी बन जाए, ओके, क्वेश्चन कुछ भी बने, अगर आपको कंटेंट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना? किसी भी बात को कई तरीके से बोली जा सर सकती है। हाँ बताइए। सर मैम कीवर्ड्स मांगती है, यदि कीवर्ड्स नहीं होंगे तो मार्क्स नहीं दे सकते। हाँ, कुछ जगह स्कूलों में ये होता है कि वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को जो है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और वही काम हम भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है और कीवर्ड्स तो आपके कंटेंट में ही है। अब जब मैं कोई चीज अगर लिख रहा हूँ आपके व्हाइट बोर्ड पे, तो वो कीवर्ड्स ही मैं लिखता हूँ, आपको वही कीवर्ड्स लिखना है, उस कीवर्ड्स को तो याद ही रखना है हर हाल में। समझ में आता है? तो सर जो भी डीपीपी में क्वेश्चन है वो सारे अपनी एसएसटी कॉपी में लिखने हाँ, हैं। वो भी लिख लीजिए कॉपी में, वो तो आपके 20 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए हो जाएगा, प्लस आपका एनटीएससी के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, सर एनटीएससी में से जी के आएगी? सर एनटीएससी में जी के आएगी?
नहीं, जीके नहीं आती है उसमें, एनटीएससी में आपका सोशल आता है। ओके, और जीके यार आपका जो कहना चाहते हो, आई थिंक आप करंट अफेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हो। तो एनटीएससी में दिल्ली के पेपर में, ठीक है, आपका सोशल आता है 9th-10th का। सर जो सर, 9th UPI में हिस्ट्री है, हाँ बोलिए। सर 9th की जो हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपने छोड़े हैं स्पेसिफिकली? मैंने कोई चैप्टर नहीं छोड़े हैं, क्लोथिंग को छोड़ा है बस, और जो कि एनटीएससी के पहले कराएंगे। ठीक है सर जो चैप्टर्स मेरे मतलब सर हमारे स्कूल में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स हुए हैं एसएसटी में हिस्ट्री में, तो सर बाकी चैप्टर्स तो सर मेरे नहीं हुए, तो फिर वो तो मेरे वीक रह जाएंगे। नहीं नहीं, वो भी कराया जाएगा। ठीक है, एनटीएससी आने दो, कराया जाएगा उसको भी। ओके सर। चलो ठीक है, आप लोग ऐसे मेहनत करते रहो। ठीक है सर एक बार और बता दो कौन कौन से चैप्टर कराए गए हैं? हाँ, मैं ऐसा एनटीएससी का स्पेशल क्लास चलेगा, तो स्पेशल क्लास में आप सारा नोट करके लिखेंगे सभी बच्चे कि आपको क्या क्या समझना है 9th का। तो जैसे स्पेशल क्लास चलेगा तो उसमें एक एक चैप्टर डील कर लेंगे। ओके सर, ओके। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, सर आपने जो एनटीएससी मॉड्यूल आपका एनटीएससी बेस्ड ही है। ओके, अब लिसन, अब आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है, दोनों तरीका मतलब एक सीबीएसई बोर्ड का और एनटीएससी का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एज वेल एज सब्जेक्टिव। आपको नोट्स प्रिपेयर करते चलने हैं। ठीक है, और आप अगर देखें तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, हालांकि आप थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड है, इसीलिए अप्रोच ये है कि आपको सारे कंटेंट क्लियर हो पैराग्राफ वाइज, और वही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा क्या किया जाए, कंप्लीट कराया जाए। और आप अभी तक का देखिए, जब से बोर्ड चला है, ठीक है, हर बच्चा, मतलब हर बच्चा तो नहीं कह सकता मैं, लगभग 5 से 10 बच्चे ऐसे रहते हैं जो 90+ में जाते हैं। 2-3 बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं सोशल में, ये अभी तक का है मेरे बच्चे खुद के। ठीक है, अब पिछले 2-3 साल से जब से ये बोर्ड स्टार्ट हुआ है, सोशल में 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। तो आप लोगों को से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को कुछ उसी तरीके से करिए। जितना मैं पढ़ाऊँ सिर्फ उतना ही पढ़िए। ज़्यादा अगर अपने एरिया को इनलार्ज करेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हम लोग सिर्फ उतना ही जो है कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे कवर अप करने की, जितना कि आपसे कहा गया सिलेबस में। हालांकि हम लोग थोड़ा और एक्सपैंड तो करेंगे मीनवाइल, बट अपने आप को पर्टिकुलरली क्या रखेंगे, कन्फाइंड रखेंगे। चलो अब, और एनटीएससी में मैंने बता ही दिया है कि 2 बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड, एक 2nd रैंक है, एक 14th रैंक है, वो भी बता दिया है मैंने आपको। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए और प्रिपेयर करते चलिए साथ ही साथ। कोई बीच में जो है क्या करेगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा किसी भी पोर्शन को। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्मनी यूनिफिकेशन। उदय ने कुछ, सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। यस उदय सर, नाम उदय। था? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मैंने आपका पूछा क्या था, क्वेश्चन था, मैं भूल गया। जैसे जो जर्मनी के लोग थे सर, उन्होंने प्रूशिया किंग को अपना मोनार्क मतलब अपना किंग क्यों कहा? ओके ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी से डील करते हैं, जर्मनी यूनिफिकेशन पे। सभी लोग आ गए? चलिए एक एक करके आते ही होंगे ऑलमोस्ट। स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक, जर्मनी यूनिफिकेशन। जर्मनी यूनिफिकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे मेन 2 यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में देखेंगे तो जर्मनी और प्रूशिया जो है क्या करता है, जो 39 कन्फेडरेशन था उसी को पर्टिकुलरली प्रूशिया ने कह के अपने अंडर में लिया और धीरे धीरे एक्सपैंड करके उसने नियर बाई एरिया को यूनिफाई किया और नाम पूरी तरीके से जर्मनी रखा गया। ओके, तो इसके यूनिफिकेशन में, प्रूशिया के यूनिफिकेशन में देखो होता क्या है कि जो स्मॉलर स्टेट होते हैं उसको क्या किया जाता है, लार्ज स्टेट में सब मर्ज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, मर्ज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से कुछ हुआ। प्रूशिया ने क्या किया, जर्मन कन्फेडरेशन को क्या किया, मर्ज करा लिया, मर्ज कर दिया अपने में आसपास के एरिया को। तो इसीलिए प्रूशियन किंग को
पूरे जर्मनी नेशन का किंग माना गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ रहे हैं अब जर्मनी यूनिफिकेशन। ओके, जर्मनी का क्या यूनिफिकेशन। तो जर्मनी यूनिफिकेशन में आपका जो है जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, अब देखो जर्मनी यूनिफिकेशन में इसमें आपको जो पिछला है, पहले हम लोग पिछला रिकैप कर लेते हैं। तो पिछला आपने अगर रिकैप थोड़ा सा करें तो उसमें आपको याद होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात होती है, जो सेंट पॉल चर्च है, सेंट पॉल चर्च है, उसमें कंडक्ट होता है। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और विलहेल्म फोर को क्या कहते हैं, क्राउन देते हैं, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, और वो मना कर देते हैं। और सर वुमेन को गैलरी में सिर्फ ऑब्जर्वर रहने को कहा था। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब आपने देखा लिबरल नेशनलिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की, और जिससे कि ये मोनार्क क्या होता है, नाखुश होता है, वो चला जाता है, ठीक है, और अपने साथ अपने जैसे लोगों को मिलिट्री और जो है कि और कंजर्वेटिव जो थॉट रखते हैं उनके साथ मिलके इस पार्लियामेंट को डिसबैंड करने की सोचता है। और जैसे ही उस पार्लियामेंट का सोशल वीक होता है, ठीक है, या तो फिर ऐसे समझो कि जैसे वो पार्लियामेंट वीक होता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, मिलिट्री वहां पे आती है और उसको डिसबैंड भी कर देती है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कंजर्वेटिव्स ने अपने पावर्स को क्या किया, अपने पावर को बढ़ाया, कंजर्वेटिव्स ने अपने पावर को बढ़ाया और कंसोलिडेट किया। ओके, तो उनका मेन क्या है कि अब कंजर्वेटिव रिजाइन आएगा। पहले तो कुछ चेंजेस नहीं चाहते थे, बट अब चेंजेस के लिए अग्री कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि स्टेट उनका क्या बने, पावरफुल बने, स्टेट पावर की तरफ ध्यान देते हैं और पॉलिटिकल डोमिनेशन रहे कहाँ, पूरे इंटायर यूरोप में, कहीं पे भी लिबरल नेशनलिस्ट ना रहे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो अपने डाउट पूछ लीजिएगा। एंटायर यूरोप में उनका क्या रहे, डोमिनेशन रहे। कौन सोचता है, कंजर्वेटिव्स, मतलब मोनार्क समझो यहाँ पे। ओके, तो पार्लियामेंट का केस आपको याद ही है 1848 का, और उसमें अगर आप देखो तो एक पॉइंट और भी है, वहां पे एक लार्ज लैंड ओनर्स थे जिन्होंने क्रोशिया के जिन्होंने हेल्प किया था किंग को, ठीक है, और मिलिट्री को, जिनका नाम क्या है, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ जंकर। ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन है सर जंकर? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ क्रोशिया को बुलाया जाता था जंकर्स। अब यहाँ पे देखोगे जो यहाँ के सीएम है, सीएम कौन है यहाँ के, ऑटो वन, सीएम क्रोशिया के ऑटो वन बिस्मार्क। इसमें शॉर्ट नोट्स आता है, लिख लो कहीं पे, शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटो वन बिस्मार्क। गिउसेppe मैज़नी मैंने बताया था, अब मैं ऑटो वन बिस्मार्क बता रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट भी है। तो ऑटो वन बिस्मार्क इन्होंने क्या किया, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाही थे, प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाही के हेल्प से इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉर लड़ी, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द एंटायर जर्मनी। इन्होंने 3 वॉर्स लड़े, कितने सालों तक, 7 ईयर्स तक। ओके, 3 वॉर्स लड़े 7 ईयर तक। और कौन थे मेन, ये याद रखिएगा, ये एनटीएससी सेकंड स्टेज में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इनसे इन्होंने लड़ा। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इनसे लड़के जो है जर्मनी को यूनिफाई किया और जर्मनी यूनिफाई हो गया। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो आप लोगों को 1834 का याद होगा कि 1834 में ज़ोल्वेरीन प्रूशिया के इनिशिएटिव से ही बना था, इफ यू कैन रिकॉल। तो अब यहाँ पे हाँ, तो जर्मनी यूनिफिकेशन में आप देखोगे कि जर्मनी यूनिफिकेशन में 1871 में होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1871 में। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, मैथ्स द फॉलोइंग में पूछता है। ओके, 1871। ये कैसा शेप बन जा रहा है, ओके, इग्नोर दिस। 1871, ओके, 1871 में जर्मनी का क्या हो गया, यूनिफिकेशन हुआ। अब इसके किंग कौन बनते हैं,
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि हु बिकेम द किंग, तो किंग बनते हैं केशर विलियम। कौन है, फर्स्ट है कि सेकंड है? फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग। और इनकी जो सेरेमनी होती है वर्सलेस में होती है। सेरेमनी कहाँ पे होती है? वर्सलेस में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे आई थिंक। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर बुक में सिर्फ विलियम 1 लिखा हुआ है। यस सर। ओके, विलियम 1 लिखा हुआ है, श्योर? यस सर, विलियम 1 लिखा हुआ है। यस सर, विलियम 1 also Yes, sir, claimed William German 1 है। empire। अच्छा, पेज Yes, 19 sir. पे ही हो ना? यस सर, पेज 19 सर उसके नीचे वाले second paragraph। पैराग्राफ में केसर विलियम 1 भी लिखा है। हाँ देखो, ठीक है, किसी ने भी बताया केसर विलियम, हम लोग आएंगे। चलो विलियम 1 तुम्हारी बात में मिल गया ना? चलो ठीक है, हाँ सर मिल गया, केसर विलियम है, थैंक गॉड। वो अगले पैराग्राफ में दिया है। ठीक है ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सेरेमनी कहाँ पे होता है? वर्सलेस में। वर्सल्स में आपका सेरेमनी होता है। कहाँ पे होता है? हॉल ऑफ मिरर, जगह का नाम है, हॉल का नाम है हॉल ऑफ मिरर्स। यहाँ पे अलग अलग जगहों के राजा महाराजा आते हैं, और जो जब किसी को क्राउन पहनाया जाता है ना, तो आपने देखा होगा कई सारे मूवीज वगैरह में, तो लोग आते हैं और लोग क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं? हाँ सर, उसमें लोग राज्यसभा में वो क्या करते हैं, अपने जो है कि बेस्ट विशेस देते हैं उनको, है ना? तो इस तरीके से वहाँ पे अलग अलग जो है डोमेन के लोग आए थे, ठीक है, और प्रिंसेस आए थे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे आर्मी के, इसी तरीके से अलग अलग लोग आए थे और अपने बेस्ट विशेस दे रहे थे। तो जर्मन एम्पायर बना, ठीक है। अब यहाँ पे जब जर्मन एम्पायर बना, चला रब दिस, तो इस जर्मन एम्पायर में देखोगे, यस सर। इस जर्मन एम्पायर में इन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इन मॉडर्नाइजिंग करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग एंड लीगल और जुडिशियल सिस्टम, ओके, इसको सब क्या किया? एनहांस किया। अब जब आपने पढ़ा, अभी किसी बच्चे ने पूछा सर क्रोएशिया ने क्यों जर्मनी पे वो जर्मन स्टेट को अपने अंदर में लेके पूरा जर्मनी बनाया, तो आपने जब ये पढ़ा ज़ोल्लेवरीन कस्टम यूनियन पढ़ा था ज़ोल्लेवरीन, तो उस ज़ोल्लेवरीन में ही आपने पढ़ा था उन्होंने क्या किया था कि ज़ोल्लेवरीन प्रूशिया के इनिशिएटिव से 1834 में हुआ, और उसमें जो है क्या किया गया था, कोई किसी को पॉइंट याद है उसमें का? And many German states also joined it. हाँ, मेनी जर्मन स्टेट ऑल्सो ज्वाइंड इट, और उसके बाद Yes, वहाँ पे sir. ट्रांसपोर्टेशन एनहांस हुई, करेंसी 30 से 2 पे ले आई गई, याद है ये सब? यस सर, स्टैंडर्डाइज्ड Yes, sir. rates and And measurements tariff are- bargaining. नेशनल यूनिफिकेशन। हाँ, नेशनल यूनिफिकेशन। किसी ने भी, उदय ने पूछा था, आपको आंसर मिल गया? यस सर। हाँ, तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे आप, जो है कि उसको सोचेंगे, और जो है कि उसी हिसाब से ये क्या हुआ है, एक यूनिफाई होकर जर्मन स्टेट बना है। लोगों का विलिंगनेस भी था, पर्टिकुलरली ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स को, जिसको कि ज़ोल्लेवरीन आने से क्या हुआ, फायदा हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। तो इस वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। हालांकि अदर स्टेट्स का भी, और कह सकते हो किंगडम्स का भी क्या था, उसमें इंटरेस्ट था, बट फाइट से क्या हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क अपने अपने कुशल अनुभवों से, ठीक है, और हेल्प से उन्होंने क्या किया, आर्मी के हेल्प से उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। अब इसके बाद जब इसके जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ोगे, तो इसमें देखोगे ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, पहले इसको इंपॉर्टेंट भी लिख, मैं बताना भूल गया, ठीक है। जर्मनी के यूनिफिकेशन में आगे आप पढ़ोगे जर्मेनिया के बारे में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। इसमें एक टर्म और भी आएगा, जर्मेनिया, नाम से ही आ रहा है समझ में, जर्मेनिया जर्मन की कोई है, ओके। चलो, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो इसको जो है, चलो अभी इसके रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर
सर मैंने पहले एक डाउट पूछा था कि ब्रुसेल्स, सर आपने एक पॉइंट लिखवाया था ब्रुसेल्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूके ऑफ नेदरलैंड, सर इस पॉइंट का मतलब क्या है? पहले यूनाइटेड किंगडम था या नेदरलैंड का, उसने क्या किया था, बेल्जियम और ब्रुसेल्स को अपने अंडर में रखा था। तो ब्रुसेल्स वाले बेल्जियम के साथ क्या हो गए, निकल गए थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। इसका मतलब यही हुआ। ओके, सुभर्षि पाल। सुभर्षि Yes, पाल, sir. Yes, sir. did it, the making of Germany and Italy. The making of Germany and Italy. Germany. Can the army be the architect of a nation? अच्छा, जो लोग रीड कर सकते हैं अच्छे से वो अपने नाम लिख दें चैट बॉक्स में। सर मैंने लिख दिया है। ओके, हाँ बोलो। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. National sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the Underline. monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of this process, carried out with the help of the Underline. Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. Underline. In January 1871, the Prussian king ओके, William I वेट सुभर्षि, जनवरी 1871, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि इट वाज इन जनवरी। ओके, आगे कंटिन्यू। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim the Underline. new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. सर यस, सर अनहीटेड मतलब अनहीटेड क्यों यूज किया है? जनवरी का टाइम है, हीट होगा या नहीं होगा? ओके सर, समझ गया। आगे। The nation-building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Underline. Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. ठीक है, तो सारा कुछ इनिशिएटिव किसका था? प्रुशिया का, और फिर फर्दर कितना होता है, जर्मनी में ऐड हो जाता है। ये देखो प्रुशियन स्टेट कितना बड़ा है, 1868, फिर धीरे धीरे 1866, और फिर धीरे धीरे क्या करता है, आसपास के पूरे रीजन को ऐड कर लेता है। तो प्रुशिया आप देख रहे हो डोमिनेंट है यहाँ पे, तो आसपास के रीजन को भी अपने में क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब हम लोग आएंगे इटली की यूनिफिकेशन में। समझ में आया सभी को? सर Yes, sir. जर्मनी की यूनिफिकेशन सभी को समझ में आ गया? यस सर। बोलो। सर पैलेस ऑफ वर्सेलियस हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फ्रांस में है। तो सर ये जर्मनी के वो किंग ने वहां पे क्यों अपनी सेरेमनी रखी? यस सर, सेम। पैलेस वर्सेलियस, सर ओके, हाँ बोलो। पैलेस ऑफ वर्सेलियस फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ सर, ये हो सकता है कि फ्रांस में ज्यादातर जो रेवोल्यूशन और अपराइजिंग स्टार्ट होते थे, तो वो एक तरह से वहां पे करवाने का वही रीजन हो, क्योंकि वहां सर ये भी हो सकता है कि फ्रांस के साथ जो वॉर में उन लोगों ने वर्सेलियस को कैप्चर कर लिया होगा।
वर्सलिस को कैप्चर फ्रांस के वॉर में या सर ये ऐसा भी तो नहीं हो है। सकता है जर्मनी में एक बोलो। वर्सलिस की जगह भी हो, यस ये भी तो हो सकता है। यस सर, ओके क्योंकि हम वहाँ लोग, हाँ बोलो, कुछ कोई कह रहा है, बोलो बोलो। सर मेरा डाउट था सर, यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना होता है ना, हाँ तो सर जर्मनी में यूनिफिकेशन जरूरत क्या थी सर, वो तो पहले से जुड़ा हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंटायरली वो नहीं जुड़ा हुआ था, उसके जो डिफरेंट अभी आपने पढ़े, ओके, वो जो है अलग अलग जो है कि राइवलरीज के अंदर थे या बिग पावर्स के अंदर थे, ऐसे कहा जाए। वो बिग पावर्स आपस में लाइब्रेरीज भी थे, राइवलरीज भी थे। सर एक कैरिकेचर है चैप्टर सॉरी पेज नंबर 20 पर ऑटो वन बिस्मार्क का, सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अभी मैं कैरिकेचर वगैरह डिस्कस करूंगा। ओके, ये वर्सलिस वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई इट हैड हैपेंड इन वर्सलिस, आई विल गेट बैक टू यू आदित्य वर्मा ऑन दिस। ओके ओके सर। सर ऑटो वन बिस्मार्क सर इंटरनेट पे क्या क्या सर इंटरनेट पे कुछ फ्रांसो पर्शियन वॉर दिखा रहा है कि जब फ्रांसो पर्शियन वॉर एंड हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1871 में साइन की गई थी। फ्रांस और प्रूशिया में जब लड़ाई खत्म हुई थी 1871 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी। हाँ यस, और उसमें ऑटो वन बिस्मार्क भी थे, और उन्होंने साइन किया था। ओके ओके, अच्छा इसमें देखो, चलो ठीक है, अभी मैं इसको डील करता हूँ, पहले अभी ये जो समझ लो आगे। इसमें सर ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ के थे? आपने पढ़ा, चलो अच्छा सुन ही लो क्या है। फ्रांस, डेनमार्क, और कौन सा है तीसरा, कौन था जिससे फाइट हुआ था? फ्रांस, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया। तो आप देखोगे इनसे जो लड़ाई होती है वो अलग अलग पीरियड में होती है। तो अलग अलग पीरियड में जब लड़ाई होती है तो आखिर में जो ये फ्रांस से निकलते हैं, ठीक है, फ्रांस से लड़ाई होती है, तो इसी में ये ट्रीटी साइन होती है और फिर वहीं पे जो है कि प्रूशिया के किंग को क्या बना दिया जाए, जर्मनी का एम्परर बना दिया जाता है। ठीक है, वर्सेस समझ में आया आदित्य? आप अगर इसकी हिस्ट्री देखोगे, ये फ्रांस में ये जो फाइट देखोगे, रुको सुनो, ये जो फाइट था, ठीक है, ये 7 साल तक जो चला, ऐसा नहीं है कि एक एक मतलब एक साथ ही सबके साथ चल रहा था, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे हुआ है इन तीनों से। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो ओवर क्यूमुलेटिव पीरियड है 7 ईयर्स। ओके, और आखिरी में जब 71 में होता है तो यही ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो बता रहे थे अभी, ओके, उसके बेसिस पे फिर ये क्या होता है, ट्रीटी साइन होती है और वहीं पे उनको किंग बना दिया जाता है हॉल ऑफ मिरर। ठीक है, इससे फर्दर और आगे जानना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हालांकि कोई फायदा नहीं। ऑटो वन बिस्मार्क क्यों नहीं बने किंग? ऑटो वन बिस्मार्क किंग कैसे बन सकते हो, तो सीएम है, लॉयल है ना, लॉयल्टी नाम की भी चीज है, तो किंग के लिए काम कर रहे हैं। सर हमारी बुक में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा है, तो ये इसका मतलब ये है कि पहले ऑस्ट्रिया से हुई, फिर डेनमार्क से, फिर फ्रांस से। हाँ, आप उस ऑर्डर को देख लीजिए। यस, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स इन तीनों से लड़ाई होती है सर। ठीक है, चलो आपको कोई किसी का कोई डाउट है? ये सर ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ के थे? हाँ बोलो। कहाँ के मतलब सीएम थे? प्रूशिया के सीएम। ओके सर। ही वाज अ प्रूशियन। इटली में आते हैं। अब क्लियर है सभी का डाउट? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ इटली में आते हैं, तो इटली में आप देखोगे, इटली समवेयर शायद 9th में पड़ा है, बूट लाइक अपीयरेंस है। यस सर। यस सर। यस सर। और शो गैरिबाल्डी विक्टर इमानुएल II को पहना रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आप देखोगे इसमें यहाँ वाला पोर्शन जो देखोगे, अपर पार्ट ऑस्ट्रिया को मिला है। कहाँ पढ़ा था आपने? सर ये लड़ाई हुई थी उसमें जिसमें नेपोलियन को ट्रीटी ऑफ वियना में। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। हाँ, नॉर्थ ऑफ इटली वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अगर अभी भी डाउट है तो फटाक से ट्रीटी ऑफ वियना ओपन करो और देख लो। तो नॉर्थ को मिला है इटली का, ऑस्ट्रिया को।
मिडिल पाथ जो है, मिडिल वाला पर्पल स्टेट या चर्च को कह लो या पोप को कह लो, पोप। और फिर उसके बाद साउथ जो है आपका बर्बन डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ स्पेन, स्पेन की जो बर्बन डायनेस्टी है उसको मिली हुई है। तो इसी तरीके से अब इसमें एक ही ऐसा जगह है जहां पे कौन है, आपका इटालियन जो है किंग है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, तो यहाँ पे सेवरल स्टेट हैं, यहाँ पे सेवरल स्टेट्स हैं यहाँ पे, साथ ही साथ हैब्सबर्ग एम्पायर का भी कुछ टेरिटरी है, ओके। तो इस तरीके से अब इसके यूनिफिकेशन पे जो है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूनिफिकेशन किया जाता है। तो 50s के दौरान अगर आप देखो, पर्टिकुलरली इटली में 7 स्टेट जो थे, 7 स्टेट्स थे मेन, ओके। और एक ही स्टेट जो है, ओनली स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट में क्या है, इटालियन प्रिंसली है, रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। इटालियन प्रिंसली हाउस उसको क्या करता है, रूल करता है। अब आपने गिउसेपी मैज़नी के बारे में भी पढ़ा होगा, गिउसेपी मैज़नी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ओके। और उन्होंने कहा गॉड हैड इंटेंडेड दैट द नेशन स्टेट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यस। और मैटरनिंग ने कहा ही इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ओके। तो गिउसेपी मैज़नी ने पहले ही से यूनिटी ऑफ इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बात कर ली थी, यूनिफाइड होना चाहिए विद अदर स्टेट के हेल्प से, याद होगा, ओके। और बट वो जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए यंग इटली वगैरह, यंग यूरोप वगैरह भी बनाया था, आपको याद है, बताया भी है, बट वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जब रेवोल्यूशन होता है, 2 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, 1831 में और एक 1848 में, वो क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल रहता है। तो अब सारा दारोमदार किसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, सारा दारोमदार वहां के जो किंग है सार्डिनिया पीडमोंट के जो राजा हैं, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये अंडरलाइन कर लेना, विक्टर इमैनुअल सेकंड को। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है। अब जैसे वहां पे आपने पढ़ा कि कैसर विलियम फर्स्ट तो एक अपने सीएम से काम कराते हैं, यहाँ पे ये भी अपने सीएम से हैं, काम कराते हैं। उनका नाम क्या है, काउंट शॉर्ट नोट्स आता है, इस पे लिख लो, काउंट कॉमली डी कैवर या सिंपली कैवर, ठीक है। अभी कैवर के बारे में हम देखेंगे, कैवर कौन है। सर सिर्फ कैवर भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम, नाम लिखना होगा, कोई बात नहीं, कैवर भी लिख दो, कोई बस ये जानना कि इनका पूरा नाम ये है। शॉर्ट नोट्स आ जाए अगर काउंट कॉमली डी कैवर, तो ये मत कहना सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। हो गया, मैं रब कर दूं, आई थिंक। यस सर। सर भाई फिगर क्या थी मेरे को बता दो। क्या बताना है सर, जो फिगर थी ये क्या थी जो आपने बनाया था ऊपर, ये ऊपर जो बनाया है अभी। यस सर, ये समझ नहीं आया क्या है। एक्चुअली मैंने बूट बनाने की कोशिश की है जो कि इटली का शेप रिप्रेजेंट करता है। आप वर्ल्ड मैप में देखते हो इटली को? यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसे ही अपीयरेंस है। चले रब दिस। सीएम का नाम क्या था? नो सर। हाँ, सीएम का नाम कैवर कह दो या तो फिर काउंट कॉमिलो डी कैवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो कैवर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे और डेमोक्रेट भी नहीं थे। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट, ओके। और वो कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच। जबकि हैं इटली के,
बट ही वाज स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है, बेटर देन इटालियन। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेंच बोलते हैं तो इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन किससे होगा, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्रांस से, फ्रांस से होगा इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब जब डिप्लोमेटिक रिलेशन है फ्रांस से, तो ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के चुंगल से, ठीक है, इटली को आज़ाद कर दिया। ऑस्ट्रिया के चुंगल में है 1859 में, ठीक है, विद द डिप्लोमेटिक हेल्प ऑफ फ्रांस, हेल्प लेते हैं फ्रांस से। तो ये क्या करते हैं, 1859 में ऑस्ट्रिया को हटा देते हैं नॉर्थ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट, अब हम लोग नीचे वाले स्टेट में आएंगे, पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गिउसेप्पे गैरिबल्डी एक नाम के व्यक्ति आएंगे, गिउसेप्पे गैरिबल्डी। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा, इसके ऊपर भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन गिउसेप्पे गैरिबल्डी। इन्होंने खुद से इटली के यूनिफिकेशन के लिए आर्म्ड वॉलंटियर्स को खुद तैयार किया था, आर्म्ड वॉलंटियर्स को तैयार किया था, और इस आर्म्ड वॉलंटियर्स का नाम उन्होंने रखा था रेड शर्ट्स, द रेड शर्ट्स। पूछा जा सकता है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे हालांकि। ओके, आर्म्ड वॉलंटियर्स के बारे में जो है कि उन्होंने क्या किया, तैयार किया। अब इन्होंने 1860 में, ठीक है, कब, 1860 में साउथ इटली में एक्सपेडिशन किया, नाम रखा एक्सपेडिशन इन साउथ। ओके, यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो साउथ इटली में जब इन्होंने एक्सपेडिशन किया, और पर्टिकुलरली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहाँ पे बर्बर डायनेस्टी है स्पेन वाली, उसको हटाते हैं, ओवरथ्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स का भी हेल्प लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पीजेंट्स है, यहाँ के पीजेंट्स क्या हैं, बहुत इलिटरेट हैं, दे डोंट नो कि क्या मतलब हो क्या रहा है। ओके, दे वर वेरी इलिटरेट। ओके, तो अब उसके बाद जब ये इलिटरेट हैं तो आप इसमें देखोगे कि उनके हेल्प से, प्लस अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स, इनके आर्म्ड वॉलंटियर्स नियरली कितने थे, 30,000 थे। कितने थे, 30,000 नियर अबाउट। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ तो उसको लिख लो। तो अब ये विद पीजेंट इलिटरेट, तो इन्होंने क्या किया, उनके हेल्प से जो है कि साउथ से भी क्या कर दिया, जो नाम रखा था गिउसेप्पे गैरिबल्डी ने, एक्सपेडिशन, इसको लिख लो, एक्सपेडिशन ऑफ द 1000। ये गैरिबल्डी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ, ठीक है, नाम रखा था, और इसी से क्या किया था, साउथ इटली से बर्बन डायनेस्टी हटाया था। ओके, तो सर बुक में तो लिखा है स्पेनिश रूलर्स को शायद से हटाया। हाँ, बर्बन लोकल पीजेंट्स। हाँ, तो स्पेनिश रूलर वही बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन ही तो है, स्पेनिश ही होंगे ना, समझ में आ रही है बात? सर यस सर, यस। हाँ, तो 1860 में का नाम एक्सपेडिशन ऑफ 1000 रखा फिर, एक्सपेडिशन ऑफ द 1000। अभी हम लोग पढ़ेंगे गिउसेप्पे गैरिबल्डी ने नाम रखा था साउथ में एक्सपेडिशन करते वक्त, और ये किंग विक्टर कैमिनल सेकंड को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसमें। और 1861 में इन्होंने क्या किया था, विक्टर एमनुएल को राजा बनाते हुए, इमैनुअल सेकंड को राजा बनाते हैं, ठीक है, और इटली यूनिफाई हो जाती है। बट हालांकि अभी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अभी यूनिफाइड नहीं हुए हैं, बट एक तरीके से आप देखोगे तो 1861 में डिक्लेयर कर दिया कि इटली वाज यूनिफाइड। और ये जो पीरियड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये इलिटरेट हैं, दे वर unaware of this fact that they are fighting for the unification of Italy. They came to know that okay, we are fighting for La Italia. इटली को नहीं समझते, तो वो समझते थे ला तालिया। और ला तालिया हो सकता है ये एमेनुअल की वाइफ हो, बेचारा परेशान है, चलो हम लोग इसकी मदद करते हैं और फाइट करते हैं अपने राजा के लिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो यही है इटली का यूनिफिकेशन। तो सर जानबूझ के इनसे वो छुपाया था कि वो वाइफ नहीं हो इटली के लिए लड़ाई? नहीं, उनको सारे लोगों को बताया नहीं गया था, बस राजा ने कहा है फाइट करना है, और उन लोगों ने इटली को ला तालिया समझ लिया था। ला तालिया, उनको पूरी बात बताई नहीं गई थी, बस राजा के लिए फाइट करना है। उन्होंने लगा ला तालिया कुछ कहा जा रहा है, हो सकता है ये एमेनुएल की वाइफ हो, चलो फाइट करते हैं। तो उसी में उनको तो मतलब सर उन्हें ला इतालिया बोल रहे थे?
हाँ, इटली को ला तालिया कर रहे थे, उनको नहीं पता था इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो सर को ने बता दें सर, प्रॉब्लम होती कोई? अरे नहीं बताया ना, अब उतने लोगों को बताया है लड़ाई करें। और उसमें आपने ये भी तो समझा कि इलिटरेट है, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, उनको उतना समझाया नहीं गया, उनको कहा गया बस लड़ना है। तो पहले क्या था, सब्जेक्ट्स थे, उतनी बात नहीं, मतलब उतना सवाल जवाब वाली बात नहीं होती थी। तो किंग ने कहा है फाइट तो फाइट, बस। और सर इटाली का भी पहले कोई यूनाइटेड कंट्री थी, या फिर ये जो एडजेसेंट स्टेट्स थी इटालियन लैंग्वेज बोलती थी? कि जो गिज़ियो गैरिबाल्डी ने जो चाहा कि इटाली को यूनिफाई करेंगे, तो कभी इटाली कोई यूनाइटेड कंट्री थी, या फिर जो एडजेसेंट स्टेट्स थी इटालियन लैंग्वेज बोलती थी? इटाली पहले इटली था ही कहाँ, इटली तो था ही नहीं पहले। तो सर जो एडजेसेंट स्टेट्स थी वो इटालियन लैंग्वेज बोलती थी? हाँ, इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और आपने जब ये हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़ा, तो हैब्सबर्ग एम्पायर आपको अगर याद होगा तो उसमें आपको इटालियन स्पीकिंग उसमें रीजन्स भी थे, पढ़ा है, याद है आपको? यस सर थे। हाँ, तो वही बात है, ठीक है। अब चलो रीड करो आगे। अब आगे कौन रीड करेगा? चैट बॉक्स में नाम है। अच्छा उत्कर्ष, तुम एक बार नाम पढ़ो, आई थिंक ये टाइम ले रहा है। कौन कौन है? कोई बात नहीं। प्रतीक त्यागी। यस सर। आप रीड कर सकते हैं? सर मुझे ये पूछना, गैरिबाल्डी जो था वो फेमस एक्सपेंडिचर क्यों था? किसी पे गैरिबाल्डी फेमस एक्सपेडिशन, वही अपने नाम रखा ना एक्सपेडिशन का, जो वो अटैक कर रहा है उसका नाम रखा गया कि हम लोग वी आर गोइंग टू अटैक ऑन बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। तो उसका नाम रखा गया ना, जैसे हम कुछ भी करते हैं तो एक नाम देके करते हैं। जैसे अब कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई भी अटैक करते हैं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत हो गया, उसको अलग अलग नाम दे देते हैं ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन, तो उसको एक्सपेडिशन ऑफ 1000 ऐसे नाम दिया गया। इसलिए समझ ना पाए। हाँ, ताकि उस एक्सपेडिशन का नाम लिया जाए तो आप समझ लो कि इटली के साउथ के क्या था, फाइट के बारे में डिस्कशन। अच्छा कंटिन्यू कर सकते हो आप प्रतीक, रीडिंग इटली यूनिफाइड रीड करो। सर कौन सा पैराग्राफ करना है? आपको ये पता नहीं है? सर मैं पहले देख रहा था ना। नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, इटली यूनिफाइड पढ़ना है आपको। इटली यूनिफाइड। ओके वेट करो। अक्षिता। सर। यस सर। आप रीड करो। ओके सर। अब इसके बाद प्रतीक आप देखते रहो, इसके बाद पढ़ना। हाँ बोलो। Italy unified. Like Germany, Italy too had to long history of the political fragmentation. Italians were scattered over the several dynastic states, as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into the 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under the Austria Habsburg. The center was ruled by the Pope, and the southern region were under the domination of the Bourbon King of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and the local variations. During the 1830s, gypsies Mazzini had sought to put together Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society called the Young Italian for the dissemination of his goal. The failure of the revolutionary uprising, both 1831 and 1848, mean that the mantle now fell on the Sardinia,
Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. In the eye of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them a possibility of economic development and a political dominance. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the region. अब देखो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया, तो कैवर के बारे में शॉर्ट नोट्स यहीं से लिखोगे और अंडरलाइन कर लेना इसको. Of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Through a tactful diplomatic alliances with the France engineered by the Cavour, Sardinia, Piedmont succeed in defeating the Austria force in 1859. Apart from the regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of the Gypsies, Garibaldi joined the fray. In 1860s, they marched into the South Italy and the Kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. In 1861, the Victor Emmanuel II was proclaimed the King of the United Italy. However, much of the Italian population, among the whose rate of the illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported the Garibaldi in the southern Italy had never heard of the Italia and believed that the La Talia was Victor Emmanuel's wife. समझ में आया सभी को? सर मुझे कुछ पूछना था. वेट करो. अच्छा ठीक है, पूछ लो. क्या पूछ लो? सर 1848 के बाद मजीने ने फिर और कुछ नहीं किया था? नहीं, मेजनी फिर उसके बाद ट्राई नहीं करते हैं. ओके सर. सर जो पेपल्स जो एक मिनट वेट वैभव सुनो. अब ये देखो, आप लोग पहले का देखो जो 1858 का इटालियन स्टेट है, ओके, और उसके बाद ये बाद में यूनिफिकेशन का, तो देखो कितने डिफरेंसेस है. ओके, ये किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, यही स्पेन की बात हो रही है. ओके, फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द 1000, ये नॉर्थ. ओके, और ये फिर फर्दर क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाती है. तो ये याद रखिएगा फिगर से किस तरीके से यूनिफाइड हुआ है इटली. हाँ, अब बच्चे क्या कुछ पूछ रहे थे, कोई समझ में आ रहा है सभी को क्या बताया जा रहा है? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, क्या पूछ रहे थे? हार मान ली थी. पेपल स्टेट के बारे में देखो, यहाँ पे आप देखो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे गिउसेपी गैरिबाल्डी के बारे में. ओके, गिउसेपी गैरिबाल्डी मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर है. ठीक है, इन्होंने 1833 में मैजनी से मिले और यंग इटली मूवमेंट में साथ दिया. और यहाँ पे ये सब एग्जाइल वगैरह से रिलेटेड इनकी बातें पढ़ लेना. साउथ अमेरिका जाना पड़ता है, ठीक है, और 1848 तक वहीं रहते हैं. इन्होंने 1854 में स्टार्ट किया इमैनुअल को हेल्प करना. ओके, और 1860 गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ टू साउथ इटली. बता दिया है मैंने, यही है. ठीक है, फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन टिल देयर नंबर्स ग्रू टू अबाउट 30,000. दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स. ये भी बता दिया उनको क्या बुलाया गया, रेड शर्ट. 1867 में गैरिबाल्डी, अब देखो यहाँ पे, अब जब मैंने बात की ये वाला पोर्शन, ओके ओके, तो रब हो गया, लगभग ऐसा ही था जो पर्पल स्टेट के अंदर में है. वो अभी तक जो है कि फाइट वहां से जो है कि वो अभी तक पूरी तरीके से फ्री था नहीं, वो पर्पल स्टेट के अंदर था. और उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था, फ्रांस था. फ्रांस करने क्या कर रखे थे, आर्मी वहां पे बैठा रखे, तो उसमें यूनिफाई करने में बहुत मुश्किल हो रही थी. बट जब प्रूशिया से फ्रांस लड़ने लगा, ठीक है, अभी आपने देखा 1871 का प्रूशिया से लड़ाई होता है फ्रांस का, नहीं, प्रूशिया वही यहाँ पे जर्मनी यूनिफिकेशन याद है 1871. टाइम पीरियड क्या है 1867. समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है ना 1871.
7 वॉर होते हैं फ्रांस। नो सर। हाँ, तो यहाँ फ्रांस ने क्या किया था, अपने जो है कि ट्रुप्स यहाँ पे बैठा रखे थे, बट देखा जब उसकी लड़ाई प्रूशिया से होती है तो अपने आर्मी को हटा लेता है, और जैसे आर्मी को हटाता है तो फर्दर पूरा इटली क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। पर्पल स्टेट समझते हो क्या है, कौन सा स्टेट होता है? यस सर, जो पोप्स और क्राइस्ट जो थे उनका जो स्टेट था। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ही है 1867। Okay, the red shirts proved to be no match to the combined French and Papal troops. It was only in 1870 when during the war with the Prussia, France withdrew its troops from Rome that the Papal states were finally joined to Italy. The Papal state finally क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। और यही देखो यहाँ पे दिखाया जाता है गैरिबल्डी किस तरीके से जूते पहनाते हैं विक्टर एमेनुएल को। देखिए आपको पूरा इटली यूनिफाई कर दिया, अब ये इस जूते को पहन लीजिए। मतलब ऐसा कहने की बात है, ठीक है। समझने के तौर पर अब इसको समझो कि वो इस पिक के जरिए क्या बताना चाहते हैं। समझ में आया सभी को ये पॉइंट? इटली का यूनिफिकेशन क्लियर है सभी को? यस सर। सर ये आ सकता है कि कौन सी ईयर में? पर्पल स्टेट मतलब दो वो स्टेट जो कि चर्च इस पे रूलिंग कर रहा है, ठीक है, पर्पल स्टेट। सर पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में? हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकते हैं। हिस्ट्री से भी? हाँ देखो दो ही बुक से आएंगे मेनली, एक हिस्ट्री एक सिविक्स। इन दोनों के जो है कि आपके प्रिपेयर होने चाहिए पिक्स। अभी मैं पिक्स फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर सर मुझे कहना था कि जो सैन मेरिनो है वो इटली का पार्ट नहीं था फिर आगे भी यूनिफाई होने के बाद, क्योंकि वो दूसरे कलर का हुआ है। कौन सा? सैन मेरिनो। सैन मेरिनो कहाँ पे है आप बताइए? सर ये पेपल स्टेट और टस्कैनी है ना, उसके बीच में व्हाइट कलर का छोटा सा डॉट्स है। व्हाइट कलर का छोटा सा डॉट है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि सैन मेरिनो है। तो सर जब यूनिफाई वाला दिखा रहे तो उसके अंदर भी सैन मेरिनो का कलर पर्पल की जगह पिंक है, तो मतलब वो दूसरी पार्ट का हुआ ना। हाँ वो दूसरी पार्ट का होगा, ठीक है ठीक है। कौन सी कंट्री का पार्ट था फिर इटली का? सैन मेरिनो मोस्ट प्रोबेबली देखना होगा ये, आई थिंक फ्रांस वगैरह जो भी हो। सैन मेरिनो सर ऑस्ट्रिया जो बिग पावर राइवलरी होंगे या फिर जो बिग पावर्स होंगे उस समय के, जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और आपके रशिया, इन्हीं में से एक होंगे। बाकी किसके एग्जैक्टली किसके एक बार चेक कर लेना। और से सकते हैं कि कौन सी स्टेट कौन से ईयर में यूनिफाई हुई इटली में? से 1858 में सेवोय सेटिंग में? नहीं ऐसा कभी नहीं पूछा गया है। ओके सर। सर ऑफ फिलीपींस का पार्ट है। सर ऑफ फिलीपींस का पार्ट है वो सैन मेरिनो। यस सर। फिलीपींस का पार्ट है सर प्रेजेंट डे में? नहीं, उस समय की बात हो रही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रिटेन के केस में। समझ में आया आप लोगों को इटली का यूनिफिकेशन? यस सर। किसी को डाउट है? यस सर, मैं सर्च कर लिया। सैन मेरिनो एक कंट्री है यूरोप में, बाकी सब समझ आ गया। सैन मेरिनो एक कंट्री है यूरोप में, तो अभी है ना, पहले क्या था? पहले का भी देखना है ना हमें यहाँ पे। सर पहले भी शायद इंडिपेंडेंट स्टेट ही हो। इंडिपेंडेंट स्टेट ही होगा आप कह रहे हो, है ना? तो इसके एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सैन मेरिनो के एग्जैक्टली क्या है हिस्ट्री, हमें उसकी हिस्ट्री हालांकि यहाँ पे समझनी है नहीं, ओके। तो नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। सर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली। यूनिफिकेशन, आप यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ना समझ के इसको ऐसे पढ़ो, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये सैन मेरिनो वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने, अश्मित मानक। अश्मित मानक, ओके। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, अश्मित मानक, इससे पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर हैं? यस सर। ओके चलो, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया करो।
हम लोग क्या होगा और थोड़ा एक्सपेडाइट करेंगे, है ना। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, सॉरी आपने इंडिया लिखा है। और आपने इंडिया लिखा है। वो तो नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ना है। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के केस में क्या है कि ब्रिटेन जैसा कोई नेशन था नहीं पहले। ओके, ब्रिटिश, अगर आपको याद है वर्ल्ड मैप अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से समवेयर ऐसे, यस सर, टूटा हुआ सा कोने में था, है ना, कुछ ऐसे आयरलैंड और ब्रिटेन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, ये भी नेशन स्टेट बना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ऐसे पूरी तरीके से बात सही नहीं है, बट कन्फ्लिक्ट लोग मानते हैं ब्रिटेन को भी, आर्ग्यूमेंट होता है इस पे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे सडन अपहीवल हुआ है या रेवोल्यूशन हुआ है। ओके, लोग उग्र होके इकट्ठे जो है कि विद्रोह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे था क्या फिर, यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस चलता है, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये नेशन स्टेट बनता है, और इसीलिए इसका नाम रखा है द स्ट्रेंज केस। क्या लिखा है? स्ट्रेंज केस, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, इसमें आप देखोगे कि इसमें आइलैंड्स हैं ब्रिटिश, जो आइलैंड है उसको ऐसे कहा जाता है, वो उसमें एथनिक डाइवर्सिटी थी। क्या थी? एथनिक डाइवर्सिटी। इस एथनिक डाइवर्सिटी में आप देखोगे तो मेनली 4 नेशन हैं। एक है इंग्लिश, और दूसरा है वेल्स स्पीकिंग, ओके, तीसरे हैं स्कॉट, और चौथे हैं इरिश। ओके, सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लो। तो इनका अपना क्या था? ओन कल्चर, इनका क्या था? अपना ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। अब इसमें देखोगे कि जो पैसे में बढ़ते हैं वो हैं इंग्लिश स्पीकिंग वाले पैसे में क्या हो जाते हैं? बढ़ते हैं वो धीरे धीरे, और जब वो बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? आसपास के आइलैंड्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पैसे में वेल्थ बढ़ता है तो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको, और फर्दर सभी को क्या कर लेते हैं? अपने में ऐड कर लेते हैं। ओके, और इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था? ये इंग्लिश पार्लियामेंट ही देखो आप तो, अच्छा एक बात याद रखना कि कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था बिफोर 18th सेंचुरी। बिफोर 18th सेंचुरी कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। नो ब्रिटिश नेशन। ओके, अब ये इंग्लिश क्या करते हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज किया था। पावर को क्या किया था? सीज किया था। किससे किया था? मोनार्क से। ओके, किंग से। कौन था किंग इस समय, कोई बता सकता है? क्वीन एलिजाबेथ। ओके, असमत मानक। यस सर। आप बता सकते हैं कौन किंग है यहाँ पे? नो सर, ऐसे याद नहीं। ये फाइट होता है 1688 में। ओके, इस रेवोल्यूशन को कुछ कहा भी जाता है जब इंग्लिश पार्लियामेंट मोनार्क को हटाता है। किसी को मालूम है कौन सा है वो फाइट? एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। कोई बच्चा जिसने पढ़ रखा हो सर, लिख लो, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है, ये कौन सा नाम है इसका? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और इसको कहते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। इस समय के मोनार्क को मैंने पूछा, जेम्स हैं, जेम्स सेकंड। द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 और एंड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये सारे नाम है इसके। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कौन सा? ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है,
अब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन से इन्होंने मोनार्क से क्या किया, अपने हाथ में ले लिया इंग्लिश पार्लियामेंट। जब इंग्लिश पार्लियामेंट इनके हाथ में आ जाता है, ओके, मैं इसे मिटा दूं सर सर हाँ आपने हाँ बोलिए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन समझ में नहीं आया। अरे इसको जिस रेवोल्यूशन के थ्रू इनको हटाएगा उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया, या रेवोल्यूशन ऑफ 1688 कहो, या तो एंड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, चलो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में आप समझोगे, क्रिश्चियनिटी में आप पढ़ोगे दो तरीके के हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आप में से कोई बच्चा, होशियार बच्चा जो ये जानता हो? कैथोलिक्स जो कि कैथोलिक्स में कंजर्वेटिव थे और जो चाहते थे कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ सर जो चर्च से जुड़े हुए थे। अच्छा, और कोई बच्चा? सर कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांच बनी थी तब के थे और प्रोटेस्टेंट्स बाद में आए थे। मेन डिफरेंस बताओ सर। एक जीसस क्रिस्ट को ज्यादा मानते थे और बुक्स को एक शायद से सिर्फ बुक्स को मानते थे। कैथोलिक पैपल अथॉरिटी टाइप। कैथोलिक्स थोड़ा पुराने थे और से जो किंग के कारण हुआ था ये डिवीजन। अरे इस समय तो मोबाइल भी होगा, फटाफट बताओ। जैसे कैथोलिक्स नहीं थे, तो जैसे पैपल स्टेट थे इटली में, तो वो ज्यादातर कैथोलिक उनसे रिलेटेड थे, पैपल अथॉरिटी से। चलो ठीक है। अब क्रिश्चियनिटी में चर्च था शायद कुछ। हाँ, ये प्योर बैनर्जी बोल रहे हो? नो सर, युगांगन, ओके। चलो, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, चलो कुछ लोग इसमें थोड़ा बहुत सही भी है। कैथोलिक जो है चर्च को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये जीसस क्राइस्ट को इंपॉर्टेंट देते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली ये चर्च को नहीं मानते। प्रोटेस्टेंट चर्च को नहीं मानते, दोनों के भगवान जीसस क्राइस्ट ही हैं, बट पूजा, उनको वर्शिप करने का तरीका, उनको याद करने का तरीका दोनों का क्या है, अलग है। ये कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हैं और हमारे हिसाब से सभी लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और प्रोटेस्टेंट कहते हैं नहीं, बाइबल के जो है बुक के और होली स्पिरिट, जिनको इन्होंने कहा कि एक होली स्पिरिट डेवलप होने चाहिए इंसान को, और अपना वे ऑफ क्या होना चाहिए, भगवान को प्रे करना चाहिए। तो यही मेन डिफरेंस है। चर्च के अगेंस्ट है प्रोटेस्टेंट, इसीलिए देखो प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट। हम लोग नीचे अभी व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, नहीं सॉरी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यस, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे तो फिर से वहां पे डिस्कशन होगा। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में आप देखोगे ये प्रीडोमिनेंटली कौन है यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आपके कैथोलिक्स है। कौन है? कैथोलिक्स। ओवरऑल आयरलैंड में कौन है सबसे ज्यादा डोमिनेंट? कैथोलिक। और यहाँ पे ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट, और यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन है? प्रोटेस्टेंट। तो ऐसा कहते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट भाई, ये भी भाई, चलो भाई भाई, ठीक है। और इनके फाइट में ये क्या करते हैं, इसको अपने आप में जोड़ लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ओके। हम लोग अपने पॉइंट पे रहते हैं। मोनार्क से उन्होंने पावर सीज कर लिया, और जब पावर मोनार्क से उन्होंने सीज कर लिया तो एक एक्ट आया जिसको कहा गया द एक्ट ऑफ, क्या है नाम उसका? एक्ट ऑफ यूनियन। द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन आपका है 1707। ये कई बार पूछा गया है एनटीएससी में, फर्स्ट स्टेज एज वेल एज सेकंड स्टेज। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस एक्ट ऑफ यूनियन में क्या होता है? एक्ट ऑफ यूनियन में देखोगे ये बेसिकली हुआ किसके बीच में था? एक्ट ऑफ यूनियन आप देखो तो बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। और इसी से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, इंग्लैंड ने स्टार्ट कर दिया इन्फ्लुएंस करना किसके ऊपर? स्कॉटिश के ऊपर, स्कॉटलैंड वालों के ऊपर, ओके। तो अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस इनका क्या हो जाता है? स्कॉटलैंड पे बढ़ने लगता है। जब ऐसा बढ़ने लगता है तो ओवरऑल जो पार्लियामेंट होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इन्हें बनाते हैं,
इस पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन किसका जाता है, डोमिनेटेड बाय इंग्लिशमैन, क्योंकि वही वेल्थ उनका बढ़ता है, ठीक है, इंग्लिश मेंबर एमएन। अब इसके बाद इस स्कॉटलैंड का अपना जो कल्चर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सब क्या हो जाता है, सबजुगेट हो जाता है, मतलब सब दबा दिए जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश वाला ही क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। जितने भी कैथोलिक इनहेबिटेड थे वहां पे उनको बुरी तरीके से दबाया गया, ओके। और पर्टिकुलरली जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, और जब भी उनके वॉइसेस निकलते थे कैथोलिक्स के, जब भी वो वॉइस रेज करते थे, ठीक है, तो उनके वॉइस को क्या कर दिया जाता था, वॉइसेस वर सप्रेस्ड, दबा दिया जाता था इंडिपेंडेंस के लिए। तो इनका अगर लैंग्वेज देखो, ये एलटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कॉटिश आइलैंडर का अगर लैंग्वेज देखो, उनकी जो लैंग्वेज जो वो यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, वो क्या थी, गायलिक। कौन सी लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज थी, ठीक है। और ये लैंग्वेज प्लस उनका नेशनल ड्रेस सब फॉरबिडन हो गया, मतलब उनकी वेरी आइडेंटिटी क्या हो गई, सप्रेस्ड हो गई। अब वो किस में आ गए, इंग्लिश के अंडर में आ गए। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड को जबरदस्ती क्या किया इंग्लैंड वालों ने, ठीक है, इंग्लिशमैन वालों ने अपने अंडर सबजुगेट कर लिया। सेम केस आयरलैंड का भी है, आयरलैंड के भी साथ ऐसे ही कुछ होता है। जब मैंने आपसे ये कह दिया, ये रफ है, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है, कि ये स्कॉटलैंड, वेल्स एंड ब्रिटेन है, ठीक है, तो इंग्लैंड है। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने मिलके इसको, यहाँ पे ज्यादातर कौन है, प्रोटेस्टेंट, मैंने बताया प्रोटेस्टेंट है, और जो कैथोलिक होते थे वो सबजुगेट कर दिए जाते थे। जैसे देखो स्कॉटलैंड, यहाँ पे कौन है, कैथोलिक्स हैं, सबजुगेट कर दिया। यहाँ पे कौन है, प्रोटेस्टेंट, तो भाई भाई अभी मैंने बताया। तो ये इनके साथ फाइट में क्या करते हैं, इनका साइड देते हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने अंदर में सबजुगेट करा देते हैं। अब देखो नॉर्दर्न आयरलैंड में ऐसा नहीं है कि जब ये ऐसा कर रहे थे तो जो है कि किसी ने उसका विद्रोह नहीं किया, विद्रोह किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ पे प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं, ओके। तो वो विद्रोह क्या हुआ, दबा दिया गया, ठीक है। खासकर जो वुल्फ टोन एंड यूनाइटेड इरिशमैन 1798, वुल्फ टोन एंड यूनाइटेड इरिशमैन 1798 में किया था। वो क्या हो गया, सबजुगेट कर दिया गया, और फोर्सिबली आयरलैंड को जबरदस्ती क्या किया गया, फोर्स के साथ उसको यूनाइटेड किंगडम में ऐड कर दिया गया था। कब, 1801, ये याद रखिएगा। स्कॉटलैंड को 1707, क्या हो रहा है, 1801, ठीक है, इसमें इसको फोर्सिबली आयरलैंड को ऐड कर दिया गया था। अब इसमें हम देखेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब शैल आई रब दिस सर? यस सर वुल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन क्या सर? ये रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट, इंग्लिशमैन के अगेंस्ट, बट वो सप्रेस हो जाता है, सिर्फ आपको इतना ही जानना है। सर ये 1801 वाला पॉइंट क्या है? 1801 में आयरलैंड को जोड़ लिया गया था, किसमें, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश नेशन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, ब्रिटिश नेशन, एक ब्रिटिश नेशन बनता है। एक ब्रिटिश नेशन बनेगा। सर आपने कहा था कि ब्रिटिश नेशन कोई भी नहीं था 18th सेंचुरी से पहले, बट उन्होंने तो पहले से ही कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था 18th सेंचुरी से पहले ही। तो ओवरऑल 1707 पढ़ा था ना आपने, मैंने कहा बिफोर 18th सेंचुरी, तो 1707 तो 18th सेंचुरी में आ गया। 1688 में तो अभी मोनार्क से लड़ाई की थी उन्होंने, तो 12 साल है, 12 साल तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और 1701 जहां आया 18th सेंचुरी में आ गए। समझ में आ रहा है, मैंने कहा बिफोर 18th सेंचुरी। समझ में आया, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, ये समझ में आई बात की नहीं? हेलो, किसने ये क्वेश्चन पूछा था, उनको समझ में आया?
लोग गायब हो गए। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। इंग्लिश कल्चर, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिश नेशन में फिर कौन सा होता है? इंग्लिश कल्चर। अब ये अपना सिंबल ले आते हैं। अब अपना सिंबल ले आएंगे तो इसमें क्या करेंगे? इनका ब्रिटिश फ्लैग होगा, ये एग्जाम में आता है। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। कौन सा जैक? यूनियन जैक। फिर नेशनल एंथम भी ये बोलेंगे, और नेशनल एंथम में देखना राजा को ही बड़ा जो है क्या करेंगे? प्रेज करेंगे ये, गॉड सेव आवर नोबल किंग। हाँ, बस वो बचा रहे, बाकी सब मर जाए। नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे? इंग्लिश, ऑब्वियसली। तो पूरी तरीके से इन्होंने जबरदस्ती क्या किया? एक नेशन बना लिया। बट सभी लोग कहते हैं, मतलब कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि ये नेशन स्टेट ये भी बनता है। समझ में आया स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन? सर इसमें स्ट्रेंज क्या था कि ये कहाँ, इसमें कौन सा रेवोल्यूशन हो रहा है यार? तो जबरदस्ती इंग्लिश वाले क्या कर रहे हैं? सब्जुगेट कर रहे हैं आसपास के छोटे मोटे आइलैंड्स को, और नेशन स्टेट कह रहे हैं। लोगों को इतना इन्वॉल्व भी नहीं किया रेवोल्यूशन में। सर इंग्लैंड सबसे पावरफुल था स्टार्टिंग से। हाँ, आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, तो आपने देखा होगा कि नेवल पावर बहुत तगड़ी थी उनकी। ओके, और कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं। चलो आदित्य वर्मा। अच्छा पढ़ो वैभव। ओके सर। So, the strange case of Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot, or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. But as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the nations of the islands. The English Parliament, which had seized power from monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant, in effect, that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolts against British dominance was suppressed. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen 1798, Ireland was forcefully incorporated into the United Kingdom in 1801. A new British nation was formed through the propagation of a dominant English culture. The symbols of the new Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. समझ में आया? Yes sir. सभी को? किसी को डाउट है कोई? Yes sir. ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। सर नॉर्दर्न आयरलैंड ही आया था ना? Yes. ब्रिटेन के अंदर। हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम तभी बनता है जब आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। देखो ब्रिटेन, ओके, आपका इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन को जोड़ के आप कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन बुलाया जाता है।
और जब उसको नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाता है तो उसको यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी यूके कहा जाए तो आप समझ लेना कि सभी चारों को जोड़ के कहा जा रहा है, और सिर्फ द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाए तो आप समझना कि सिर्फ 3 लोगों की ही बात हो रही है। सर जो वेल्स था वो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया गया था इंग्लैंड के अंदर। हाँ, उसको अपना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल नहीं था, उसको ज्वाइन कर लिया था उसी मीनवाइल उसी दौरान। ठीक है, मेन यहाँ पे अब नेक्स्ट आएगा विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? विजुअलाइजिंग द नेशन। अब इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में आप देखोगे, आपने पढ़ा भी है कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है पर्टिकुलरली किस तरीके से लोग क्या करते थे। किसी का माइक ओपन है, माइक बंद कर लो सभी लोग। ओके, किस तरीके से लोग क्या करते थे, नेशन को रिप्रेजेंट करते थे। अब उस समय का आइडिया जो है कि थोड़ा क्या था, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया था कि अब किस तरीके से नेशन को रिप्रेजेंट करें। पोर्ट्रेट वगैरह तो बनते थे, बट नेशन को स्ट्रेट रिप्रेजेंट करना एक क्वेश्चन मार्क था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा भी है, लॉ टैबलेट याद है आप लोगों को? सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल्स वगैरह याद हैं? सुनो, रेड कैप रहा होगा, ओके, रेड कैप याद रहा होगा, ब्रोकन चेन रहा होगा, ठीक है, और एक फीमेल विंग के साथ वो फ्लाई करती है, आई विद इन द ट्रायंगल, ओके, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। इसी तरीके से नेशन को भी रिप्रेजेंट करने की बात आती है। तो नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है? इन फॉर्म ऑफ विमेन, एक ऐसी विमेन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, उनको सिर्फ फीमेल फिगर बनाया गया है नेशन को, और लोगों के अंदर ये भावना डालने के लिए कि दैट फॉर विच मींस दिस इज योर वेरी नेशन एंड यू विल हैव टू फाइट फॉर दिस वेरी नेशन। इससे क्या होता है, विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, हमारा नेशन कौन है? यही तो है हमारी नेशन, ठीक है। जैसे भारत माता के केस में देखते हैं तो भारत माता का इमेज देखते हैं तो हमें ये फील आता है कि दैट वी हैव टू फाइट फॉर दिस भारत माता, ठीक है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, और ये ऐसे है वैसे। आपने पढ़ा होगा भारत माता, इवन यू विल फाइंड इन नेशनलिज्म इन इंडिया आल्सो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, वहां पे भारत माता इमेज के बारे में भी डिस्कशन है। सर उस पे इमेज भी है। हाँ, तो यहाँ पे लोगों को यूनिफाई करना है मेनली, ठीक है, इमोशनली लोगों को क्या करना है, एक रोमांटिक वे में आप सोच लो कि लोगों को रोमांटिक वे में लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है, और रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और पब्लिक स्क्वायर वगैरह में इलेक्ट करके लोगों को आते जाते वो दिखाई दे, ठीक है, ताकि उनके अंदर वो नेशन वाली भावना हमेशा क्या रहे, बनी रहे। इसी बेसिस पे इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखोगे मैरियाने को बनाया गया, क्रिश्चियन मैरियाने को, ठीक है, जिनको पब्लिक स्क्वायर वगैरह में जो है स्टैंड किया जाता है, उनको रेड कैप आपको याद है? रेड कैप आपको दिख रहा है ये यहाँ पे? सर जो लिबर्टी को करते थे, लिबर्टी एंड रिपब्लिक, रेड कैप आपने याद होगा कि रेड कैप जो लिबर्टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उसके बाद ट्राई कलर आपको याद है? ट्राई कलर किस लिए था? रिपब्लिक। वैभव आप भी रुकिए, मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले सुनिए। ट्राई कलर किस लिए था? रेड था, ब्लू था और व्हाइट था, करेक्ट है? ब्लू, यस सर, ब्लू व्हाइट रेड, यस सर, ब्लू व्हाइट रेड, ओके। तो ये ट्राई कलर वो रिपब्लिक को शो करता है। और कॉकेट समझते हो? एक टोपी कॉकेट मालूम है ना सभी? टोपी पहनते हैं, उसको टोपी पहनते हैं, और उसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको? ये तो हालांकि जर्मेनिया का है, एक फूल जैसा ऊपर निकला होता है, ठीक है, ऑर्नामेंट काइंड ऑफ थिंग होता है, ठीक है, एक ऑर्नामेंट है जो हैट वगैरह पे पहना जाता है, कोकाइड भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इससे लोगों के अंदर ये फीलिंग डालना कि आप जो है आपका यही नेशन है, आपको इसके लिए फाइट करना है। तो आपको मैंने बता दिया क्रिश्चियन मैरियाने के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ वेमेन के बारे में फिर डिस्कशन हो गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या कर लो, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जर्मेनिया ये जर्मन नेशन की, इन्होंने ओक लीव्स पहन रखा है, तो ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, ठीक है, तो ये जर्मेनिया है। तो जर्मेनिया, आई थिंक जर्मेनिया, यस, फिलिप, तो 1848। तो ओवरऑल वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया इन फॉर्म ऑफ नेशन, ये याद रखिएगा। तो सर विमेन को राइट्स क्यों नहीं मिलते थे, इक्वल राइट्स? अब यहीं से शुरू होता है, धीरे धीरे इवॉल्व होता है। अब ये देखो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, नाउन के बारे में पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसका कोई कहीं पे वो नहीं है, मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है कि विमेन ही क्यों रिप्रेजेंट। विमेन हो गई तो उसको ठीक है, एक सम सॉर्ट ऑफ क्या होता है, some sort of making them feel that okay you are also a part of the system and all। समझ में आ रही है बात? और पॉलिटिकल और यस, उनको दिलासा देने के लिए ऐसा करते थे।
आप कह सकते हो इन वन वे और दी अदर, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट है, जब एलिगरी है, अब क्यों है, कैसे है, तो मेनली अब इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उस समय के दौरान होता ये था कि विमेन की फाइट थी, विमेन की फाइट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अब जब वो रेवोल्यूशन कर रही हैं तो उनको थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन करने के लिए क्या किया गया, उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया एज अ विमेन, ताकि उनको भी फील आए कि दैट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द नेशन। समझ में आ रही है बात? आपने पढ़ा है ना कि उनको वो कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं और अपने राइट्स के लिए फाइट करती हैं, तो उसी में कह दो कि देखो नेशन ही बना दिया विमेन की तरफ। यस सर। अब उनको पॉलिटिकल राइट ना देके उनको नेशन ही बना दिया कि आप नेशन है, कुछ इस तरीके से समझो। चलो इसको रीड करो। प्रतीक, प्रतीक कौन है? अभी प्रतीक त्यागी से मैंने कहा था पढ़ने के लिए। क्या हुआ, आप फिर नहीं मिल रहा आपको? Well, it Sir, is may I read? Can I read? प्रतीक से मैंने Sir, may कहा I था read? ना। Sir, well, it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue. How does one go about giving a face to a nation? Artists in 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. ठीक है। In other words, they represent a country as if it were a person. Nations were being portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Either it sought to give a abstract idea of the nation on concrete form. That is, the female figure become an allegory of the nation. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. These ideas were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain. Will justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. Similar female allegories. Wait, ये समझ में आ रहा है सभी को? ये पोर्शन समझ में आया सभी को? यस सर। सर नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर अभी जो लास्ट लाइन से वो बोल रहा था। अच्छा चलो, as you would remember the attributes of liberty are the red cap याद है, broken chain याद है, yes sir, justice आप जानते ही हो, blindfolded। आप देखो कि कोर्ट वगैरह में एक लेडी खड़ी रहती है, उनका आईज क्या होता है? ब्लैक होता है, ब्लैक रिबन से इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस सर। तो वही इक्वालिटी बिफोर लॉ समवन हैज सेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वुमेन को, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ये अस्मित मानक, क्या नाम है? मानक, अश्मित मानक। अस्मित मानक, आप कंटिन्यू करो जरा। Yes sir. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In France, she was Christian Marie, underline karo, a popular Christian name which underlined the idea of pupil station. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. The red cap, the tricolor, the cockade. Statues of Marie were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marine images were marked on coins and stamps. Similarly, इनके देखो, इनके जो है कि कॉइन्स एंड स्टैम्प्स में भी इनके इमेजेस लगाए जाते हैं, ठीक है? अंडरलाइन कर लो इसको, पूरा पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट। Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves, as the German oak stands for heroism. अंडरलाइन करो, ये एनटीएससी में आया हुआ है। ओक लीव्स स्टैंड फॉर हीरोइज्म इन जर्मनी। जर्मेनिया क्या पहनती है? ओक लीव्स। एलिगेरी का मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है? इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। कोई पूछ रहा था, तो ये लिख लो। समझ में आया ये जर्मनिया वाला केस सभी को? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। ये इसको पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हुए। 1 minute. 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 1 min
ठीक है सर, समझ में आ रहा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर हेलो, यस हाँ सर। अब पूछो क्या डाउट है? डाउट पूछो। सर जैसे यहाँ पे लिखा है कि जर्मन ओक को हीरोइज्म के लिए शो करते हैं, तो सर जैसे दिखाते हैं कि रोम के जो राजा थे पहले के टाइम में वो भी ओक लीव्स बनते थे, वो जर्मन ओक लीव्स ही होती थी या फिर वो कुछ नॉर्मल उनका भी हीरोइज्म मतलब ही था? ओक लीव्स हैं, अब उसको जर्मनी में स्पेसिफिकली उनको हीरोइज्म को देखा जाता है, ठीक है सर। जर्मनी के स्पेसिफिकली जर्मनी में उसको हीरोइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे ही शो ऑफ में पहनते हैं। सर इसके नीचे ये तो पूरी पिक्चर की डिटेल दी हुई है बॉक्स में। हाँ, ये देखो एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो एट्रीब्यूट्स हैं और सिग्निफिकेंस हैं। ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एनटीएससी भी लिख लो ऊपर, अगर बुक अभी सामने है तो। इसमें से कुछ पूछना है? ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो इसके नीचे एक पिक्चर है। सर इसमें पूछने वाला क्या है? मतलब इसमें भी कोई कह सकते हैं कि भाई सर ये स्पेलिंग वगैरह क्या है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानना है किसी को? आगे बढ़े? नो सर। यस सर, आगे बढ़िए सर। यस सर। ये मैं पूछूंगा, याद रखना आप लोग, ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट सर। देखो ये यहाँ ये जर्मेनिया गिर गई है नीचे, मतलब जर्मन नेशन का फॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन सब जर्मन नेशन को तो यूनिफाई किया गया था, तो फिर वो फॉल कैसे कर गया? टाइम देखो 1850 का है, जर्मन अभी फाइट हो रही है, ठीक है। ओके सर। सर ड्यूक कौन था? ड्यूक राजा, छोटे मोटे राजा वगैरह होते हैं, उनको बुलाया जाता है। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीन्स वेरी। तो ये आपके बोर्ड में आना ही आना है। 10 साल का पेपर उठा के देखो, मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे कि कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा गया है। और आपके टीचर कुछ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ये जरूर पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में देखो तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में अगर हम आते हैं, 19th सेंचुरी के अगर जब एंड में आते हैं तो देखते हैं जो हम लोगों ने अभी लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ा, तो लिबरल नेशनलिस्ट का जो आइडियोलॉजी थी आप लोगों को मैंने जो बताया है, एक था पॉलिटिकल फ्रीडम और एक था इकोनॉमिक फ्रीडम। याद है सभी को? पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब ये जो है कि अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया? कम हो गया। सिग्निफिकेंस इनका क्या हो गया? कम हो गया। अब किसका बढ़ गया? कंजर्वेटिव्स का। हम लोगों ने पढ़ा ये भी है कि कंजर्वेटिव धीरे धीरे क्या हो गए? इन्फ्लुएंशियल हो गए। और कंजर्वेटिव जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस जब बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे कॉलोनीज बनाना शुरू करते हैं और नेशन को अपने अंडर में सब्जुगेट करना शुरू करते हैं। कंजर्वेटिव्स पर्टिकुलरली जो ग्रेट पावर है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि नेशनलिस्ट थोड़े बहुत जो अब बचे हुए हैं, जो नेशनलिस्ट हैं ओवरऑल, जो नेशन को चाहते हैं, वो इनटॉलरेंट हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ठीक है, इनटॉलरेंट होने लगते हैं। उनका अपना क्या है? उनका अपना एक व्यू है कि हमें अपने नेशन को क्या करना है? एक्सपैंड करना है। यहाँ तक है नेशन, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी, थोड़ा और बढ़ना है, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे आके इसको कॉलोनी बनाना है, इसको भी अपने अंडर में ले आना है। लेबेनसरम याद है आप लोगों को? लेबेनसरम याद यस सर। क्या है? यस सर। लिविंग हिटलर की वो थी। हिटलर याद है? यस सर। यस सर। यस सर, अपने कंट्री के एरिया को बढ़ाना। हाँ, अब देखो अब यहाँ पे हाँ, यूरोपियन जो पावर हैं उनके अंदर भी ऐसे ही जो है कि क्या आती है, भावना आती है कि अपने नेशन को तो है ही, साथ ही साथ हमें और भी क्या करने हैं? कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। और उनका कौन सा एम होता है? इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट का मतलब साम्राज्यवाद, इसको याद रखना। इंपीरियलिस्ट एम होता है उनका, साम्राज्य को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है देखा गया यूरोप में, वो है बाल्कन स्टेट, बाल्कन का रीजन। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम ग्रो होती है वो 1871 में होती है। बाल्कन में कौन कौन से स्टेट है ये देख लेगा आज के डेट में इंडिपेंडेंट? RBA,
GMC या GCM जो भी कह लो आप, BHSSM, ओके, RBA GMC भस्म। ये बच्चे ने मुझे बताया सर इसको ऐसे याद किया जा सकता है, RBA GMC भस्म। अब वो क्या है वो जाने। अब ये सबकी अपनी क्या है, वे ऑफ लर्निंग है। अब ये वे ऑफ लर्निंग को आप अडॉप्ट कर सकते हो। रोमानिया, बुल्गारिया। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो, बाल्कन क्या है? बाल्कन एक रीजन है, ठीक है। वहां पे ये आसपास के नेबरिंग क्या है, कंट्रीज, हालांकि उस समय स्टेट्स थे जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे। इसके अंदर थे ऑटोमन एम्पायर के अंदर। पहले आप समझ, ये सारे पहले ये सुन लो, फिर जो भी डाउट हो वो लास्ट में पूछ लेना, फिर सुन लो पहले अच्छे से। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, फिर क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, स्लोवाक्स, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। तो ये 10 नाम आपको, 10 है, 3 3 6 4 10, ये 10 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप जब भी आंसर लिखेंगे ये पूरा नाम लिखेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज दिस नेम, ठीक है। अब देखो सभी कहते हैं मैंने सर सोशल में तो पूरा लिखा था बट नंबर तो पूरा आया नहीं, ओके। तो नंबर यहीं पे कटता है और नंबर यहीं पे मिलता भी है। ये सबके बस की बात नहीं है कि ये सारा याद कर लें। सब लोग सोचेंगे अरे ये कैसे याद होगा, ये कैसे, थोड़ा सा याद कर लें बाकी में लिख देंगे एक्सेट्रा, ओके। तो उनको वही फुल मार्क्स नहीं मिल पाता। जो बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता है और अट्रैक्टिव आंसर्स लिखता है उसी को फुल मार्क्स मिलता है, ओके। तो ये सारे ट्रिक्स हैं फुल मार्क्स गेन करने के लिए, ये सभी को याद नहीं होंगे। और जब आप अपने आंसर में ये पूरा लिख देंगे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, क्वालिटेटिव हो जाएंगे। पढ़ते सभी लोग एक ही चीज़ है बट किसी का पूरा मार्क्स आ जाता है, किसी का 90 आता है, किसी का 80 आता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा ये होता है कि जो फुल मार्क्स गेन करते हैं उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, उन्होंने हर एक चीज़ को पढ़ा है, हर एक चीज़ को समझा है, हर एक चीज़ को लिख दिया है जो कि रिक्वायर्ड था, ओके। तो यहाँ पे देखो इस तरह के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ये सभी लोगों से नहीं होगा, मुझे मालूम है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे 2-4 याद लिख के एक्सेट्रा लिख देंगे। तो ये मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज करो, ठीक है। वो काम करो जो कि वो काम करो जो तुम्हें करने में टफ लगता हो। ये करने में टफ है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में भी मुझे लगता था अरे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब मेरा पहली बार इससे सामना हुआ था, पहली बार मैंने पढ़ा था, बिकॉज जब शुरू में मैंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री को जब जाना तो पहले मैं बहुत अचंभित था कि अरे ये वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है। सबसे पहले तो यही बात थी। फिर उसके बाद अलग अलग नाम, अजीब अजीब से नाम, ओके। मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता था क्या ये मैं इनके नेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ तो ये मेरी नेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके की भावना आती थी। बट धीरे धीरे फिर मैंने कहा कि ठीक है, इसको जो है कि पढ़ते गए और सारी चीज़ों को क्या किया, फिर कोशिश की कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको क्या किया जाए, कवर अप कर दिया जाए। सर इसमें से 2 ही मुश्किल है, H और M वाला। हाँ, तो वही मैं जो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उसको सारा क्या करना है, आपको कर जाना है। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी चीज़ जो है कि और लोग कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा टफ हो या जो थोड़ा टफ हो, ठीक है, उसको समझ लेना वो सबके लिए टफ है। और वो क्लेवर बच्चा वही है जो टफ से भी लड़ जाए। क्लेवर बच्चा वही है जो टफ से भी लड़ जाए, अरे यही टफ है, ये सबसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे होगा। समझ में आई बात? होशियार बच्चा जो है, करेजियस बच्चा वही होगा जो डरेगा नहीं, कहेगा अरे ये है, हो जाएगा। उसको मालूम है कि इससे सब बहुत लोग ऐसे होंगे बच्चे जो डरेंगे, क्योंकि डर तो सभी को लगता है ना। तो यही यहाँ पे क्लेवर दिखाना है, इसी फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में उस काम को करने में जिसने लगे कि ज़्यादातर लोग डर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वही काम करो। हालांकि हम लोग अभी अपने आंसर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अपने आंसर को, अपने जो है कि स्टडी को क्लेवर बनाना है तो हर एक पॉइंट को पढ़ो, हर एक चीज़ को पढ़ो, अगर आपको टॉप करना है तो। अगर आपका मकसद ये है तो चलो हम लोग अपने पहले अब पॉइंट पे आते हैं। ये लोग हैं, इन्हें जो अलग अलग यहाँ के लोग जो रहने वाले लोग हैं उनको स्लाव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाव। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है NTSC में। तो इस ऑटोमन एम्पायर में हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है? मुस्लिम एम्पायर। अब मैंने ग्रीस के बारे में बता ही दिया है, ये रहा ग्रीस, 1832 हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये मुस्लिम एम्पायर के अंदर में है। तो मुस्लिम एम्पायर के अंदर में और निकल जाता है, आपको पहले ही पता है। तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर में आप देखोगे कि ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगता है, डिसइंटीग्रेट होता है। क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होने लगता है। रोमांटिसिज्म यहाँ पे ग्रू करता है और ये डिसइंटीग्रेट होता है
और ये थोड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है रीजन यहाँ आसपास का, लोगों के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया नहीं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश की ऑटोमन एम्पायर ने, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ कई सारे इंटरनल रिफॉर्म्स ले आए, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। वो जितने भी 10 बाल्कन स्लाव्स जो हैं, रहने वाले लोग वहीं पे, रीजन्स जो हैं, वो एक एक करके क्या होते गए, इंडिपेंडेंट होते गए। वो एक एक करके इंडिपेंडेंट होते गए और उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से अर्लियर वी वर इंडिपेंडेंट। उनका ये कहना था अर्लियर वी वर इंडिपेंडेंट। और ये जो नेशन जो है फॉरेनर्स, ठीक है, ये फॉरेनर्स ने हमें क्या किया था, सब्जुगेट किया था। क्या किया था, सब्जुगेट, अपने अंदर सबऑर्डिनेट मतलब इंक्लूड कर लिया था जबरदस्ती, फोर्सिबली। ओके, और अब देखो आज के डेट में हम 1 by 1 क्या कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन फिर से बनते चले जा रहे हैं। फॉरेन पावर्स को इन्होंने इस तरीके से बताया। तो अब एक एक करके हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अब सही है। अब ये जब बाल्कन जब बनते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशन जब बनते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से बहुत जलते हैं। ये एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर। दे वेर एक्सट्रीमली या फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बहुत जलते हैं, कभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मतलब जरा सा भी बात होती है तो लड़ने पे आ जाते थे। ठीक है, एवर रेडी टू गो फॉर वॉर, एवर रेडी टू गो फॉर वॉर। अब इसमें तो इनका आपस में तो चल ही रहा है बाल्कन का कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके ऊपर से इनको कौन देख रहा है, बिग पावर। बिग पावर भी देख रहे हैं कि चलो ठीक है, इन लोग आपस में लड़े तो हम भी अपनी थोड़ी हाथ सिखाई कर ले। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, अब इनका देखो, इनका मेन इंटरेस्ट क्या था कि ये लोग आपस में लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक रीजन को अपने अंडर में लेंगे, उकसाते थे। ठीक है, और जो है कि लड़ाई और भड़काते थे। अब ग्रेट बिग पावर में आपको याद है कि बिग पावर में अगर देखें तो कौन है राइवलरीज आपके, हाँ, बिग पावर में आप देखोगे तो आपके रशिया मिल जाएंगे, इंग्लैंड मिल जाएंगे, जर्मनी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका बिग पावर जो राइवलरीज हैं, इनका भी अपना क्या था, एक इसमें इंटरेस्ट था ट्रेड का। क्या इंटरेस्ट था, ट्रेड का, कि हम ट्रेड करेंगे और हमें जब कॉलोनी मिल जाएगी, अब सपोज एक कंट्री है कोई, इसको अगर कोई मिल जाती है कॉलोनी, तो इससे इसका फायदा ही होगा, ट्रेड होगा, इसका रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर इसको मार्केट मिल जाएगा, अपने सामान को बेचेगा। तो यहाँ पे बाल्कन में भी कुछ इसी तरीके से चल रहा था। ओके, और इसी तरीके से ये आपस में लड़ते भी थे, बिग पावर लाइब्रेरीज भी इसमें थे, और अल्टीमेटली इसी में जो देखोगे तो लास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। ठीक है, इसी राइवलरीज के कारण, आपस में राइवलरी होने के कारण क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1। समझ में आया सभी को? इतना ही आपसे जो है समझना है। आप क्लियर है पॉइंट? तो लास्ट में जाके, हाँ, लास्ट में 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना, याद है आपको? पढ़ा था आपने, किसमें, हिटलर वाले ही नहीं पढ़ा तो था? यस सर। 1940 में किसको मारा गया था? सेंट्रल एंड एलाइड पावर्स। हाँ, स्लाव्स के लोगों ने जो है कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मारा था। याद है किसी को? क्या नाम था उसका? फर्दिनांद। सर ये ऑस्ट्रियन प्रिंस वाला आदमी है। किसका? आर्गड्यूक फ्रांज फर्दिनांद, मैंने बताया भी था, चलो देख लेना उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे, हाँ, उसमें अब इंपीरियलिज्म पे आते हैं। अच्छा, इंपीरियलिज्म में अब देखते हैं तो ये क्या करते हैं, इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी जैसे कि मैंने बताया। तो अब ये कंट्री ए है, बिग पावर मान लो, इन्होंने एक कॉलोनी बना ली, ये ब्रिटेन मान लो। ठीक है, ब्रिटेन ने ये कॉलोनी इंडिया को बना ली। तो यहाँ पे भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है वो ये नहीं है कि वो आपने पढ़ा था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग ये है कि हमारा ये नेशन स्टेट है, यहाँ पे ये जो पावर, फॉरेनर पावर है यहाँ पे, ये यहाँ से क्या करे, अपने घर चले जाए, हमें हमारी कंट्री को सौंप दे, और ये यहाँ पे अपने नेशन को क्या करते थे,
फॉरेनर से बचाने की कोशिश या इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं था जो आपने अभी पढ़ा है, ये वाला यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे इनका अपना वे ऑफ नेशनलिज्म था। यहाँ पे जो यूरोप वाला नेशनलिज्म था वो कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ। फिर इसके बाद से जो आपने पढ़ोगे उसके बाद ये कहीं पे यूरोप वाला नेशनलिज्म फिर जो है रिपीट नहीं। क्या था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम वाला। समझ में आया ये पॉइंट सभी को? सर इंडिया के बाद नहीं, ये यूरोप के बाद, यूरोप का जो केस था। ओके सर। हाँ, कौन पढ़ रहा था? सर कैन आई रीड? पाठक। पढ़ो पाठक। Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkans was the region of the geographical. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of the Romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through. Wait. इसमें सर्बिया नोट कर लेना। सर्बिया आप लोग को दिख रहा है? ओके। स्लोवेनिया मैंने कहा था, स्लोवेनिया के बाद सर्बिया है, ठीक है? स्लोवाक्स नहीं, यहाँ पे सर्बिया होगा, ठीक है? करेक्ट कर लेना। आगे पढ़ो, कंटिन्यू। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long-lost independence. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of the intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of a big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as a naval and military might. These rivalries were very evident in the way of the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austria-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of the wars in the region, and finally the First World War was happened. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity. Forced in confrontation with the imperialism, European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. समझ में आया सभी को? Yes sir. जो बाल्कन था वो टर्मिनोलॉजी दी किसने थी? Yes sir. Yes sir. Yes, someone is saying something. सर जो बाल्कन वर्ड है ये किसने दिया था? बाल्कन वर्ड किसने दिया था? ये सर मतलब कब आया कि बाल्कन बोला जाएगा उन एरिया? बाल्कन के सराउंडिंग रीजन को ही बाल्कन स्टेट कहते हैं, ठीक है? समझ में आया? बाल्कन रीजन के जो सराउंडिंग एरियाज है उन्हीं को बाल्कन स्टेट कहते हैं। ओके। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट क्या है आपका? ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इस चैप्टर में जो भी मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा।
यहाँ पे जो बताया है वो सब क्लियर है बाल्कन वाले केस में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जितने भी आपके कंटेंट हैं, हाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। Okay. बाल्कन का शॉर्ट नोट भी आ सकता है ना लिखने को? हाँ, आपको इस पे शॉर्ट नोट्स बनाना है। जर्मेनिया वाले पे, विजुअलाइजिंग नेशन वाले पे लिखना है, और ये बाल्कन वाले पे शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, आप लोग अपने घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कौन सा होगा ये बताओ, ये सभी को क्लियर है ना? चलो एक एक बार हम लोग फिगर भी देख लेते हैं। फिगर ये वाले तो हो गए हैं, ये वाला फिगर याद रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। न्यू ब्रिटिश एम्पायर ऐसे, ओके, तो फ्रीडम एंड फोरग्राउंड ब्रिटानिया एंड ऑल, सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन, वो सिटिंग ओवर द ब्रिटानिया याद करने का बात। हाँ ठीक है, तो इसमें कॉलोनीज रिप्रेजेंट, हाँ ब्रिटिश नेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश नेशन किस तरीके से जीतते जा रहे हैं ग्लोब पे। और आपको मालूम है ब्रिटिश नेशन एक क्या है, पावरफुल, तो क्या था, पावरफुल नेशन था बिफोर 1914, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। और वो तो बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही वो क्या हो जाता है, क्रेडिटर से डेप्टर में चेंज हो जाता है। पढ़ा है आपने? यस सर, वहाँ का ट्रेड फॉल हो जाता है। उसके बाद वो सारे के सारे अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जर्मेनिया है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा। अगर आपसे ये ऐसे पूछा जाएगा कि पिक में कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जर्मेनिया। फिर उसके बाद जर्मेनिया फॉलन, ओके। फिर ये ओक्स वाला मैंने बता दिया है आपको, ओक्स एंड ब्रोकन चेन एंड ऑल, ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल। ये देखना, ये ईगल वाला आपको दिख रहा है सभी को? जर्मेनिया के ब्रेस्ट ईगल का साइन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके सर। फिर उसके बाद ये आपका ये मरियाने है सर। फिर उसके बाद गिउसेपे गैरिबाल्डी, ओके, किंग विक्टर इमैनुएल II। फिर उसके बाद इमेज, ये इमेज किसका है आपका, ये ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। रेस्टैग पार्लियामेंट, जर्मन का रेस्टैग पार्लियामेंट याद है कि कोई अगर बोला तो इस छोटे से मारेंगे, ठीक है, घोड़े से मारेंगे, तो चुपचाप जो कह रहा हूँ सुनो। फिर उसके बाद ये आपका कैसर विलियम फर्स्ट की क्या हो रही है, इनॉग्रेशन हो रही है, सेरेमनी, ठीक है, एज अ एम्परर किंग। फिर उसके बाद ये आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए इमेज में तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। फिर उसके बाद पीजेंट अपराइजिंग, ये नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो इसमें पीजेंट अपराइजिंग आप लिखोगे, ओके। पीजेंट अपराइजिंग फ्रांस, नो सर, ये वहाँ पे था शायद से, वो जो सिवेरिया करके, सिवेसिया, ओके, जर्मनी, सॉरी जर्मनी। गांव था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर था, सिलेसिया। यस सर। हाँ, तो जर्मनी के केस में है ना। फिर उसके बाद मैस्करे ऑफ चियोस, ये चियोस कहाँ पे है, ग्रीस में है, ठीक है। तो ग्रीस वाला ये याद रखिएगा, इसमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लोगों को पीटा जाता है, मैसेकरे मारा जाता है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो आखिरी में ग्रीक्स लिखा हुआ, सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। इसके पेंटर कौन है, डेलाक्रोइक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, गिउसेपे मैज़नी एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यंग यूरोप, बर्न 1833। गिउसेपे मैज़नी को याद रखिएगा। फिर ये तो आई थिंक पिछले क्लास में मैंने समझा ही दिया था, चुपचाप रहना है, लर्निंग सोसाइटी को। एक्सक्यूज मी सर, हम ये वाला सर, हाँ तो जो अगला चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये केल्विन में करवाया जाएगा? हाँ, ये कराया जाएगा सर। ये तुम्हारी बुक में है, बोर्ड में तो नहीं आना चाहिए सर। हाँ सुनो पहले, ये देखो पहले ये सुनो, इसको कंप्लीट होने दो। ये नेपोलियन क्या कर रहा है, पूरे टेरिटरी हार रहा है, वो दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, द प्लांटिंग ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ेलब्रकेन जर्मनी। यहाँ पे हो गया था। हाँ, पेंटर है कार्ल कास्पर। इन्होंने क्या किया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे यहाँ पे लोग जो सोल्जर हैं, फ्रेंच सोल्जर, ठीक है, इन्होंने पेड़ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक पेड़ भी है, लिबर्टी, फ्रीडम, ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ट्री, हाँ ट्री ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो ये किस तरीके से फोर्सफुली यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बस यही है, फ्रेडरिक सोरी। तो इस तरीके से आपका, हाँ बताओ, शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना है? आप लोग मेनली शॉर्ट नोट्स बनाइएगा फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग पे, फ्रांस पे,
ठीक है, फ्रांस किस तरीके से इंस्पायर करता है, फिर नेपोलियनिक कोड पे बनाइए, फिर नेपोलियनिक कोड के बाद आपको मैंने बताया था नेपोलियनिक कोड हो गया, फिर उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आप बनाएंगे, फिर उसके बाद आप जर्मनी वेट करो, ट्रीटी ऑफ वियना, हाँ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, और ट्रीटी ऑफ वियना पे आप बनाएंगे, और फिर उसके बाद रोमांटिसिज्म, फिर उसके बाद रोमांटिसिज्म के बाद आपका आ जाएगा उसके बाद क्या है जर्मन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाँ गिउसेप्पे मैज़नी और गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के ऊपर बनाएंगे। ओके, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और बाल्कन स्टेट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट भी हैं। हालांकि मैं कभी ये अप्रोच जो है कि सजेस्ट नहीं करता किसी को यही पढ़ना और बाकी मत पढ़ना। ओके, तो ये तो पहले पढ़ना, इसके नोट्स बना के बाकी और भी सारे पढ़ लेना। ठीक है, सब पढ़ा तो मैंने सारा ही दिया है सर। चैप्टर को बार बार रीड करना है, रीड नहीं करना है, इसमें नोट्स बनाने के लिए था है। और पढ़ा तो मैंने पूरा, रीड तो मैंने सारा करा दिया, पढ़ा तो मैंने सारा दिया ना आपको चैप्टर से। यस सर। हाँ, अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर क्लास नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्लास ओवर हो गया। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 43। बाकी निकल गए? हाँ बोलो सर। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। सोशल रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। ओके, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में अंतर होता है सर। क्या डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी में? क्या होता है कि हाँ बताओ सर। जो एक पेजेंट्स अपराइजिंग की जो पिक्चर थी वो तो सिलीसिया की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर वहां पे तो फिर वर्कर्स होने चाहिए ना। और सर प्लस पिक्चर भी 1848 की है, जो सिलीसिया में हुआ था सर वो तो 1845 का था। यस सर, वहां पे तो वीवर्स थे सिलीसिया में। फिर वो वीवर्स होना चाहिए ना आई थिंक, तो फिर पेजेंट्स वाली शायद फ्रांस की होगी। तो आप में से तो किसी ने कहा कि वो सिलीसिया में प्रॉब्लम कहाँ पे थी? 1848 में फ्रांस में थी या फिर वो सिलेसिया में थी? 1845 में फ्रांस में ही थी, फ्रांस में थी, जो पेरिस में थी। सिलेसिया में थी, फ्रांस में थी, फ्रांस में थी सर 1848 में थी, जिसमें जो फूड शॉर्टेज हो गया था 1848 में। चलो ठीक है, हाँ ये फ्रांस का, ठीक ठीक। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, फ्रांस रिपब्लिक हो गया था। हाँ 1848 में ही तो हुआ था, 1845 में तो सिलेसिया है। ठीक है, करेक्ट है। अब मैं और क्या कह रहा था आपसे इसमें कि यस, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक किसी ने पूछा, तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। रिपब्लिक के केस में और डेमोक्रेसी के केस में जब हम सिविक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डील करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है। इंडिया में दोनों ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, आपने सुना होगा। ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में देखना कॉमन ही होगा, तो इंडिया हैज बोथ फीचर्स, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसको सिविक्स जब इसको पढ़ेंगे। हाँ सर, आपने कहा था जहाँ पे भी वुमेन आएगा वो इम्पोर्टेंट है, तो सर लुइस ओटो पीटर्स भी आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होगा लेडी है। कौन सा? लुइस ओटो पीटर्स? नहीं, ऑटो पीटर्स नहीं, लुइस ऑटो पीटर्स के बारे में नहीं पूछेंगे। तो सर जैसे कि उनकी न्यूज़पेपर तो कुछ ना पढ़े, फिर एक बार बस देख ले क्या है, मतलब एनटीएससी में आएगा ये सब इनसे? नहीं, चांसेस बहुत कम है, ऐसा कभी पूछा नहीं गया। जितना मैंने पढ़ाया है देखो, मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीएससी में। ठीक है, आप पेपर उठा लो और नेशनलिज्म इन यूरोप में कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो मुझसे आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। आप लोग साथ साथ पेपर भी उठा के देखते हुए चलो, 10 साल के पेपर और पर्टिकुलरली दिल्ली के उठाना, तो यू विल फाइंड दैट कि नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने लगभग सारी बातें आपको बता दी और पढ़ा भी दी। ठीक है, चलो आज इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी क्या सर मीनिंग क्या होता है इसका? एरिस्टोक्रेसी जो पैसे वाले हैं लोग, उनको कहा जाता है कुलीन तंत्र। नोबेलिटी, एरिस्टोक्रेसी और एलीट मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि इंटरचेंजेबली आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
सर आपने कहा था हम इंडो चाइना वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, सर वो मेरी बुक में है ही नहीं। इंडो चाइना देखो, अब सीबीएसई और एनटीएससी में डिफरेंस है। सीबीएसई जो है आपको अभी हो सकता है फर्दर और भी चैप्टर्स कम कर दे, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का केस चल रहा है। एनटीएससी में ऐसा नहीं है। एनटीएससी में 9th-10th के सिलेबस को कम इंक्लूड किया जाता है। हालांकि एनटीएससी ने कभी ये नहीं बताया कि कौन सा क्या सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, बट देखा ये क्या है 9th-10th के सिलेबस को ही वो ऑप्ट करते हैं। सीबीएसई क्या करती है कि बच्चों को थोड़ा ईज हो जाए तो उस हिसाब से चैप्टर कट करके पढ़ाते हैं। इंडो चाइना में मैं आपको डीपीपी, नंबर ऑफ डीपीपी दूंगा जिसमें 60-70 क्वेश्चन होंगे। फिर उसमें जो है कि आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया जाएगा चैप्टर का। ओके, एक पूरा ओवरव्यू दे दिया जाएगा और आप उस चैप्टर को समझ भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सर जैसे पीजेंट्स और फार्मर में दिया था। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी में सेकंड चैप्टर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर।